नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यान से एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने बहराम शाह की मृत्यु तक पढ़ लिया था कि बहराम शाह की मृत्यु जो है 13 मई 1242 ईस्वी में होती है। मृत्यु क्या होती है? उसकी हत्या कर दी जाती है तथा उसके पौत्र मतलब कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका जो कार्यकाल है ये है 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी। ठीक है, अब देखेंगे कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो है, जो बहराम शाह की हत्या होती है, बहराम शाह के भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का क्या है? पौत्र है या नाती है। ठीक है, उसके समय में आप देखेंगे, उसके समय में तुर्क सरदार जो है सर्वोच्च बने रहे तथा मसूद शाह के पास केवल जो है सुल्तान की उपाधि जो है नाम मात्र रह गई। ठीक है, सुल्तान की उपाधि नाम मात्र रह गई। आप देखेंगे कि चहलगानी तुर्क सरदारों में से, चहलगानी मीन्स 40 जो तुर्क सरदारों का दल था। ठीक है, चहलगानी तुर्क सरदारों में से बलवन को क्या नियुक्त किया गया? बलवन को अमीर ए हाजिब, बलवन को क्या नियुक्त किया गया? अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब का मतलब होता है शाही सेना का प्रमुख। ठीक है, शाही सेना का, या ऐसा कहा जा सकता है कि शाही संरक्षण का प्रमुख। ठीक है, शाही संरक्षण का प्रमुख। ठीक है, मतलब कि बलवन को अमीर हाजिब का पद मिल जाता है। और आप देखेंगे और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सारी सत्ता क्या होती है? बलवन जो है अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस समय जो है कुतुबुद्दीन हसन नायाब। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन हसन नायाब। कुतुबुद्दीन हसन नायाब, कुतुबुद्दीन हसन नायाब और अबू बकर को क्या बनाया जाता है? वजीर का पद जो है प्राप्त होता है या मिला था। आप देखेंगे साथ ही साथ बलवन को फांसी का अत्ता भी प्राप्त हुआ था। कहाँ का? बलवन को
बलवन को फांसी का अक्तादार भी था। ठीक है, अक्तादार भी था। आगे आप देखेंगे कि शासन का जो वास्तविक सत्ता थी, मतलब कि अलाउद्दीन मसूद शाह तो नाम मात्र का सुल्तान है, लेकिन जो शासन की वास्तविक सत्ता है किसके हाथ में है? वह है वजीर मुहाजुबुद्दीन वजीर मुहाजुबुद्दीन वजीर मुहाजुबुद्दीन के हाथों में थी। जो एक क्या था? जो है तजाकिस्तान का गैर तुर्की था। क्या था? ये जो है तजाकिस्तान का तुर्क नहीं था, गैर तुर्की व्यक्ति था या गैर तुर्क था। ठीक है, आप देखेंगे कि मसूद शाह के समय में पुनः क्या हुआ? मसूद शाह के समय में पुनः मंगोलों पर आक्रमण हुआ। ठीक है, पुनः जो है क्या हुआ? मंगोलों का आक्रमण होता है। आप देखेंगे कि 1245 ईस्वी में मंगोलों ने 1245 ईस्वी में मंगोलों ने क्या करा? मंगोलों ने लाहौर उच्चवा मुल्तान पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, अधिकार कर लेता है। आप देखेंगे कि बलवन ने अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर मंगोल नेता, कौन है? मंगोल नेता मंगू को क्या करता है? मंगोल नेता मंगू के विरुद्ध जो है सल्तनत सेना का संचालन करके मंगोलों को क्या करता है? मंगोलों को लाहौर उच्चवा मुल्तान से खदेड़ देता है। ठीक है, एवं जो है पुनः क्या करता है? पुनः मंगोलों पुनः जो है लाहौर उच्चवा क्या करता? मुल्तान पर पुनः जो है किसका अधिकार हो जाता है? सुल्तान का। ठीक है, सुल्तान का अधिकार हो जाता है। आप देखेंगे कि जब बलवन ने इस कार्य से किया तो जहां उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी, क्या बढ़ी? इस कार्य से बलवन की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। तो वही जो है अमीरों में क्या होता है? अमीरों में जो अमीर तुर्क हैं उनमें सुल्तान मसूद शाह के प्रति क्या होता है? ईर्ष्या भाव और द्वेष भावना भी पैदा हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि बलवन ने षड्यंत्र के तहत मसूद शाह को 10 जून
46 ईस्वी में किसको? मसूद शाह को। मसूद शाह का पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या करता है? हटाकर कैद कर लिया। और इनकी मृत्यु जो है कहां होती है? इनकी मृत्यु जो है कैद खाने में हो जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मसूद शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद, मसूद शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली सल्तनत में शमशी वंश का शासक बनता है, या कहा जा सकता है कि अंतिम शासक होता है। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। इसका जो शासनकाल है कि 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1265 ईस्वी भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जब जो है नासिरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली के तख्त पर बैठता है, तो आप देखेंगे कि 10 जून 1246 को 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद बैठता है, तो देखता है कि जो शमशी मलिक द्वारा जो है सुल्तान के पद पर जो है इनको क्या किया जाता है? इनको प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे चूंकि नासिरुद्दीन ने देखा है कि 1236 से लेके वो देखता है कि 1236 से लेके 1246 तक, मतलब कि रजिया से लेके किसके तक? मसूद शाह तक। रजिया सुल्तान से लेके मसूद शाह तक उस शासन को अच्छे से देखा है, और उसने देखा था कि राज्य में अमीरों या तुर्क सरदारों की शक्ति का कितना प्रभाव है। वो जो है 1236 से 1246 रजिया से लेके मसूद शाह के शासन काल तक वो देख चुका था। वो क्या करता है? उसने जो है राज्य की समस्त शक्ति वो क्या करती है? राज्य के समस्त शक्ति को उसने बलवान के हाथों में क्या करता है? सौंप देता है। ठीक है, बलवान के हाथों में सौंप देता है। आप देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद के समय एक, हमने पिछली वीडियो में बताया था, मिन्हाजुद्दीन सिराज। ठीक है, कौन? मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज क्या करता है? मिन्हाजुद्दीन सिराज इस समय मुख्य काजी के पद पर है। मुख्य काजी के पद पर है, और इसी समय इसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ताबकात ए नासरी। जिसका नाम था, पुस्तक का नाम क्या था? ताबकात
व तापकार ए नासरी, या कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा गया है तब काते नासरी। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? मिनहाजुद्दीन सिराज की। मिनहाजुद्दीन सिराज किसके शासनकाल में काजी, मुख्य काजी के पद पर था? किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, आप देखेंगे कि अगस्त 1249 ईस्वी में, अगस्त 1249 ईस्वी में, अगस्त 1249 ईस्वी में बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह, बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है? नासिरुद्दीन महमूद से, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से। नासिरुद्दीन महमूद से जो है अपनी पुत्री का जो है विवाह कर देता है। ठीक है, आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर, फिर आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 1249 ईस्वी में, 49 ईस्वी में सुल्तान से जो है, सुल्तान मतलब नासिरुद्दीन महमूद, सुल्तान ने बलवन को एक उपाधि दी। क्या थी? उलूग खां। उलूग खां की उपाधि दी। ये कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ध्यान दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद उलूग खां की उपाधि देने के बाद उसे क्या किया गया? उसे पुनः जो है अमीर-ए-हाजिब, पुनः उसे अमीर-ए-हाजिब या अमीर-ए-हाजिब, अमीर-ए-हाजिब मतलब शाही संरक्षक या शाही संरक्षण का हेड, शाही संरक्षक प्रमुख। ठीक है, पुनः जो इसने ये पद ले लिया। लेकिन आप देखेंगे कि कालांतर में 1253 ईस्वी में, कितने में? 1253 ईस्वी में बलवन को इस पद से हटा दिया जाता है। और क्या करा जाता है? बलवन को इस पद से हटाकर हांसी भेज दिया जाता है। कहां? हांसी जो है भेज दिया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तथा पुनः जो है मलिक मुहम्मद जुनैदी, किसको? पुनः जो है मलिक मुहम्मद जुनैदी को वजीर, क्या? वजीर तथा आप देखेंगे कि किसलू खां तथा किसलू खां। अभी किसलू खां कौन है? बलवन का भाई। ठीक है, किसलू खां को, जो बलवन का भाई है, उसे नायब अमीर-ए-हाजिब, इसे जो है किसलू खां को
नायब अमीर या अमीरे ए हाजिब का पद दे दिया जाता है। और आप देखेंगे साथ ही साथ इमादुद्दीन, साथ ही साथ इमादुद्दीन, साथ ही साथ इमामुद्दीन रेहान को क्या, रेहान, इमामुद्दीन रेहान को वकीलदार, क्या, वकीलदार, या इसी को क्या कहा गया, इसी को वकीलदार को कहा गया अमीर ए हाजिब, अमीर ए अमीर हाजिब या वकीलदार का पद जो है दे दिया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके बाद बलवन जो है पुनः जो है तुर्क सरदारों का समर्थन प्राप्त कर लेता है और 1255 ईस्वी में 1255 ईस्वी में नायब मुमलिकात का पद प्राप्त कर लेता। क्या, नायब मुमलिकात, मतलब कि संरक्षक, किसका, नसीरुद्दीन महमूद का। ठीक है, सुल्तान के संरक्षक का पद, नायाब मुमलिकात का पद जो है प्राप्त कर लिया। ऐसा माना जाता है कि इसी समय बलवन ने क्या करा, इसी समय बलवन ने सुल्तान से छत्र प्रयोग की अनुमति भी प्राप्त कर लिया। इसी समय बलवन ने सुल्तान से क्या करा, छत्र प्रयोग की अनुमति जो है प्राप्त कर लिया। अब आप जानिएगा, छत्र प्रयोग की अनुमति मतलब सुल्तान के पद का प्रतीक, मतलब कि जो सुल्तान जिस पावर का प्रयोग कर सकता था वो कौन कर सकता था, अब जो है बलवन कर सकता था। छत्र का मतलब हो गया कि सुल्तान के पद का प्रतीक, मतलब कि अब वो स्वयं को सुल्तान, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से वो नासिरुद्दीन महमूद के समय में सुल्तान हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आप देखेंगे कि इसी समय नासिरुद्दीन महमूद के काल में बलवन ने ग्वालियर, कहां ग्वालियर, रणथंभौर, मालवा, ग्वालियर, रणथंभौर, मालवा तथा चंदेरी के राजपूतों का क्या किया, दमन किया। ठीक है, चंदेरी के राजपूतों का दमन किया। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो लुटेरे मेवाती थे उनका भी दमन किया और सबसे बड़े जो उनके प्रतिद्वंदी मुस्लिम सरदार थे रहान, जो उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी या ऐसा कहा जा सकता है दुश्मन जो थे, कौन थे, मुस्लिम सरदार में सबसे प्रमुख नाम आता है रहान का। रहान की शक्ति को क्या करता है, कुचल देता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि उसने एक काम और करा था 1249 ईस्वी में। 1249 ईस्वी में
1249 ईस्वी में 1249 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू, कौन? मंगोल नेता कौन है? हलाकू। मंगोल नेता हलाकू से समझौता करके पंजाब में शांति स्थापित किया। कहां? पंजाब में शांति व्यवस्था स्थापित किया। ठीक है, आप देखेंगे कि एक नाम आता है कुतलुग खां। एक नाम आता है, क्या आता है? कुतलुग खां। कुतलुग खां। अब कुतलुग खां कौन है? कुतलुग खां जो है नासिरुद्दीन महमूद की माता, मतलब कि सुल्तान की माता। ठीक है, सुल्तान की माता मलिका ए जहां, क्या? मलिका, कहीं कहीं मल्लिका लिखा गया है, मलिका ए जहां। ठीक है, मलिका ए जहां से विवाह कर लिया। ठीक है, क्या करता है? इसे विवाह कर लेता है। और इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात वह अवध प्रांत का, अवध प्रांत का इक्ता जो है प्राप्त कर लेता है, तथा यहां जो है वो स्वतंत्र शासक बन जाता है। इक्ता प्राप्त कर स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में क्या होता है? नासिरुद्दीन महमूद की क्या होती है? अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये नासिरुद्दीन महमूद जो है शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। और आप देखेंगे कि ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, इसका जो है कोई जो है पुत्र नहीं है। इसका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए इसके उत्तराधिकारी के रूप में अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक गियासुद्दीन बलवन बनता है। और वो चूंकि ये बलवनी वंश का है, इसलिए इसने बलवनी वंश की क्या करता है? स्थापना बलवनी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि बलवनी वंश में हम लोग अब बलवनी वंश को कल पढ़ेंगे, लेकिन बलवनी वंश में हमको 3 शासकों को पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है गियासुद्दीन बलवन है, जहां से कई बार
कई बार नहीं, आप मानिए कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बलवनी वंश से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। ठीक है, तो हम लोग कल जो है गियासुद्दीन बलवन को पढ़ेंगे। गियासुद्दीन बलवन का जो शासन काल है ये 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक है। कहीं कहीं 1265 भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, इसमें गियासुद्दीन बलवन जो है 1287 तक शासन करता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी मुइजुद्दीन कैकुबाद 87 से 90 तक शासन करता है, और एक और इसका उत्तराधिकारी होता है क्यूमर्स जो 1290 तक शासन करता है। इसके बाद 1290 के बाद से खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो हम लोग कल बलवनी राजवंश को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, और अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।